फाइनली फाइनली दिस इज हैपनिंग। ये तुलसी, ये पार्वती और ये प्रेरणा, मतलब पूरी इंडिया में से कोई ऐसा नहीं रहेगा जो ये तीन नाम को नहीं पहचानता है। वहीं से टेलीविजन को अपनी पहचान मिली। तो ये बचपन का सपना अक्टूबर 2021 में कंप्लीट हुआ। तो फाइनली मेरा शो आया कामना सोनी टेलीविजन के लिए। आप मानेंगे नहीं, जिस दिन मुझे शूट मिला, मैं सेट पर गई, मैं अपनी वैनिटी में गई, उससे भी ज्यादा खूबसूरत ना वो दिन थे जो मेरी ना वो एक सफर जो मैंने तय किया था। बादल पे पाँव है या छूटा घाव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ही नाव है। हाँ, तो मतलब मुझे लगा अपनी नाव अब चल पड़ी है इस शहर में। दोस्तों, कहते हैं कि मुंबई एक सपनों का शहर है। मुंबई में एवरी सिंगल डे भारत के हर कोने में से काफी सारे लोग आते हैं एक एक्टर बनने के लिए। वो एक सपना लेके कि एक दिन मैं बहुत ही बड़ा एक्टर बनूंगा। बट क्या हर कोई एक एक्टर बन पाता है? जी नहीं, बिकॉज मुझे लगता है कि शायद उन्हें पता नहीं कि मुंबई में आने के बाद क्या करें। हाउ टू फाइंड द राइट पीपल, हाउ टू फाइंड द राइट कास्टिंग डायरेक्टर्स, कैसे सही लोगों से मिले, ऑडिशन कैसे दे, कैसे प्रिपेयर करें अपने आप को एज एन एक्टर। मुंबई आने से पहले ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ये होमवर्क करना, थोड़ा सा एक नॉलेज इकट्ठा करना बहुत ही ज़रूरी है। इन टुडेज एपिसोड योर गेस्ट इज समवन जिन्होंने ये सपना सिर्फ देखा नहीं है, बट ये सपने को सच किया है। आज के एपिसोड से बहुत सारी अमेजिंग टिप्स आपको मिलने वाली है अगर आप मुंबई आके एक एक्टर बनना चाहते हो। Please join me to welcome today on the Social Superfly show for you, Naina Birthare. I'm super excited to have you, Naina, on the show today. बहुत सारी बातें करने वाले हैं हम आज, कुछ बॉलीवुड की बातें करने वाले हैं। जैसे कि मैंने इंट्रो में बोला कि एवरी सिंगल डे इंडिया के हर एक कोने में से बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे एक एक्टर बनने के लिए। सो इन टुडेज एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैसे बने एक्टर। जब कोई मुंबई आता है एक सपना लेके, तो एक्टर कैसे बने। एंड आई एम सो प्राउड अबाउट योर जर्नी नैना, कि वही स्मॉल टाउन से, इंदौर के बाजू वाला वो स्मॉल टाउन जहाँ पे आपने वो सपना देखा था कि मुझे एक एक्टर बनना है, वो सिर्फ सपना नहीं आपने रहने दिया। टुडेज एपिसोड इज टू सेलिब्रेट योर जर्नी। I'm so honored to have you on the show. So, कहाँ से शुरुआत करें? Like, do we want to go back to वो छोटा सा small town जहाँ पे आपने सपना देखा था कि मुझे एक एक्टर बनना है? यस गोकुल, तो चलो शुरू से शुरू करते हैं, शाहजहाँपुर से शुरू करते हैं। तो मैं इंदौर के पास एक डिस्ट्रिक्ट है शाहजहाँपुर, वहां से हूँ और एक्टर बनना था बचपन से ही। तो इफ यू रिमेम्बर, एक शो आता था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अगर आपने भी शायद कभी देखा हो। जी, मेरी पूरी फैमिली वो शो देखती। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उनके बिल्कुल पहले एक शो आता था कहानी घर घर की। यस यस, जो पार्वती। हाँ जी, उनके थोड़े ही टाइम बाद एक शो शुरू हो गया, कसौटी जिंदगी की पार्वती। ये तुलसी, ये पार्वती और ये प्रेरणा, मतलब पूरी इंडिया में से कोई ऐसा नहीं रहेगा जो ये तीन नाम को नहीं पहचानता है। वहीं से टेलीविजन को अपनी पहचान मिली। जी बिल्कुल। तो वही है कि टेलीविजन देखते देखते मन करता था काफी बार रूम में अकेले अंदर बैठकर डायलॉग्स रिपीट करना। वो सपना वहां से स्टार्ट हुआ और एकता कपूर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने ऐसे शोज बनाए जिसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में हुआ कि शायद हम भी ये कर सकते हैं। She is a queen of Tollywood, I would say. Like, yes, मैंने भी उनके शोज देखे और उसके बाद आगे बढ़ते हुए जब आप बड़े होने लगते हैं ना, तो एक आध बार घर पर बोलने की कोशिश की कि मैं हीरोइन बनूंगी। बचपन में ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है पेरेंट्स को, पर जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो उन्हें फील होता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो अपने बस की बात नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा ये सब तो नहीं कर सकता है। बड़े सपने मत देखो।
एंड या गोकुल हमको बचपन से सिखाया जाता है ना कि वो बड़े होके जॉब कर लेना, पढ़ाई करो, फिर ग्रेजुएशन करो, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, फिर शादी नहीं होगी। तो जी वो चीज को ब्रेक करते करते मैं अपने कॉलेज डेज में आ गई और मुझे लगने लगा कि शायद या मुझे जॉब ही करना चाहिए क्योंकि नहीं कर सकते। जब मैं शाहजहांपुर से इंदौर आई तो फिर जी लगा कि नहीं यार, एक बार ट्राई करके देखते हैं, अब कुछ करके जी देखते हैं। तो बिल्कुल। जैसे कि वो कहावत मेरे घर वाले कहते थे कि जितनी चादर हो उतना पैर पसारो। तो जी मैंने सोचा कि इस बार चादर को बड़ी करके देखते हैं। या कैसे कन्विंस किया मामा पापा को टू कम टू मुंबई? सो कन्विंस करने से पहले मैंने काम करना स्टार्ट किया पहले। सी मुझे ऐसा लगता है या गोकुल की पेरेंट्स आपका साथ देंगे, पहले आपको खुद को प्रूव करना जी पड़ेगा। अगर आप खुद को प्रूव राइट करते हैं, राइट, अगर आप कुछ कर कर दिखाते हैं तो फिर उनका ना वो डर जी है, आपके पेरेंट्स आपका हमेशा भला ही चाहते हैं। उनका डर है कि बच्चा जी कहीं फंस ना जाए, कहीं कुछ गलत ना कर ले। जी तो मैंने काम करना पहले स्टार्ट किया। मेरा फर्स्ट जॉब था राइट एडवर्टीजमेंट कंपनी में और वहां मुझे 5,000 रुपीज सैलरी मिलती थी। और बड़ी खुश होके बड़ी खुश होके मम्मी के लिए साड़ी लेकर गई और पापा के लिए कुछ जी कुछ लेकर गई गिफ्ट्स और बताया कि मैं जॉब कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं जॉब करते करते एंकरिंग करना स्टार्ट किया। फिर लगने लगा, जब सेकेंड ईयर में आई तो लगा कि 5,000 से कुछ नहीं होगा, राइट। तो फिर जी मैंने एंकरिंग करना स्टार्ट किया और वहां से मेरी लाइफ चेंज हुई है। बिल्कुल सो मैं वेडिंग्स में एज अ या होस्ट काम करती थी, संगीत प्रोग्राम्स जी होस्ट करती थी। करते करते फिर लगा कि शायद मजा नहीं आ रहा है या मजा आ रहा है तो पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो फिर मैंने स्टार्ट किया या वेडिंग प्लानिंग। मुझे लगा पूरी शादियां करवाती जी हूँ, ज्यादा पैसा मिलेगा। तो बिल्कुल वेडिंग प्लानिंग की, फिर धीरे से मॉडलिंग के अंदर एंटर की, प्रिंट शूट्स करना स्टार्ट किया। फिर घर पर जाकर बोला कि पापा मुंबई जाना है। तो वही है कि मिडिल क्लास फैमिली को ना गोकुल पढ़ाई के लिए वो शायद अपना घर गिरवी रखकर भी आपको पढ़ा देंगे। बट जब आप कहेंगे कि जी आपको एक्टिंग करनी है, मॉडलिंग करनी है या आर्टिस्ट बनना है, या तो उनके अंदर का या वो डर, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, उनका माहौल और ये जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अलग रही है, उन्होंने नहीं देखी लाइफस्टाइल, बहुत राइट। अलग है। सो जी बस जी पापा ने कहा कि पैसे नहीं मिलेंगे, कर लो खुद से। और हम तो तैयार थे। मैंने कहा जी पैसे वैसे की टेंशन मत लो, वो है मेरे पास। या तो यस, फिर घर वालों को लगा कि नहीं, इसने कुछ किया है अपनी दम पर, तो इसे एक चांस देना चाहिए। जी और हम आ गए मुंबई। काफी लोग आते हैं सपने लेके मुंबई एक्टर बनने के लिए। मुंबई आने के बाद एक्टर बनने के लिए वो कौन सा सबसे पहला कदम है वो हम उठाए? लाइक व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू टेक? एंड आई वुड से कि सबसे बड़ी जो चैलेंज होती है ना नैना, मुझसे ज़्यादा आप रिलेट कर पाओगे इस बात से, बिकॉज यू आर ऑलरेडी एन प्रोफेशनल एक्टर। लोगों से मिलने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सही लोगों से मिलना। हाउ टू फाइंड द राइट पीपल, हाउ टू फाइंड द राइट कास्टिंग डायरेक्टर्स। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि सही लोगों से मिलना बहुत जरूरी है। और जी कास्टिंग के नाम पर बहुत फ्रॉड्स भी होते हैं, राइट। तो मुझे ये लगता है कि या गूगल आज के टाइम में ना बहुत आसान हो गया है आफ्टर सोशल मीडिया, कि मोस्टली जी कास्टिंग डायरेक्टर्स, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स, मतलब कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स एंड डायरेक्टर्स अलग अलग होते हैं, तो अलग पोस्ट होती हैं उनकी। तो ये सभी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, इनका ऑफिशियल आईडी आपको मिल जी जाएगा, राइट। आप आइए, आप इनसे मिलिए और कोशिश कीजिए कि सही लोगों से मिले। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं ये इंसान फ्रॉड कर सकता है, मैं बहुत क्लियर करना चाहूंगी इस बात को कि कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर पैसा नहीं लेता है, कोई कास्टिंग जी चार्जेस नहीं लेता है। कास्टिंग कोऑर्डिनेटर लेते जी हैं तब जब आपको काम वो दिलवा देते हैं, तो उनका एक सर्टेन परसेंटेज होता है। क्योंकि जब मैं आई थी तो मुझे नहीं पता था कि कास्टिंग कोऑर्डिनेटर क्या होता है, डायरेक्टर क्या होता है। तो जी वही है कि हमारी ऑडियंस को ये पता चलना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई कहता है कि 5 लाख रुपए दे दीजिए और हम आपको काम दिला देंगे, तो ऐसा इंडस्ट्री में जो एक्चुअली कास्टिंग कर रहा है वो कभी नहीं करेगा। और पैसा इंस्टाग्राम पैसा कभी नहीं मांगेगा, पैसा पैसा कभी कभी नहीं नहीं मांगेगा, मांगेगा। नहीं, काम दिलाने से पहले जी आपसे पैसा कभी नहीं मांगेगा। और और कास्टिंग, अगर पैसा मांग रहा है तो वो फ्रॉड है।
right? वो फ्रॉड है, जी हाँ, That's what you जी go हाँ। ahead. सो समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स जब आप एकदम मुंबई में नए नए आते हो, आपसे कहते हैं कि 5,000 या 7,000 रुपीज आप हमको दो, हम आपको वन डे टू डे वर्क दिलाएंगे। वन डे टू डे यानी कि कभी इंस्पेक्टर बना दिया, कभी डॉक्टर बना दिया, कभी क्राइम पेट्रोल में आपको कास्ट कर लिया। तो ये होता है, Yeah. लेकिन कभी भी कोई आपसे ऐसे 10 लाख या 5 लाख या 3 लाख या 50,000 इस तरह के कभी कोई चार्जेस नहीं करता है। सो इसके आगे हम बढ़ते हैं कि सही लोगों को कैसे पहचाने। तो एक तो हो गया है कि पैसे नहीं मांगते हैं, और दूसरा, जब आप किसी से मिलने जाते हैं, आप उनके ऑफिस जाइए। कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर आपको कभी भी नहीं कहेगा कि आप मुझे इस क्लब में मिल लीजिए या आप मुझे पर्सनली मिल लीजिए, स्पेशली फॉर फीमेल आर्टिस्ट में ये कहूंगी। सो आप उनके Yeah. ऑफिस जाइए, आप उनसे मिलिए, वो आपको गाइड Yeah. करेंगे, और यस, इस तरह से आप अच्छे तरह से अप्रोच कर सकते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स को। नैना को एज एन एक्टर कब मिला सबसे पहला ब्रेक? तो ये बचपन का सपना अक्टूबर 2021 में कंप्लीट हुआ, और फर्स्ट ब्रेक जी। मुझे मिला। तो इससे पहले भी मुझे ब्रेक मिला था, लेकिन काफी कुछ होता है। कभी आप काम करते हो, आपका काम कट हो जाता है, कभी होता है कि शूट पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो फाइनली मेरा शो आया कामना सोनी टेलीविजन के लिए। और गोकुल, आई बिलीव कि हम ना हमेशा गोल के बारे में सोचते हैं कि जब मुझे शो मिल जाएगा इतनी खुशी होगी, ये करूंगी, फैमिली खुश हो जाएगी। उस वजह से ना हम अपनी जर्नी को अवॉइड कर देते हैं। आप मानेंगे नहीं, जिस दिन मुझे शूट मिला, मैं सेट पर गई, मैं अपनी वैनिटी में गई, उससे भी ज्यादा खूबसूरत ना वो दिन थे जो मेरी ना वो एक सफर जो मैंने तय किया था। वर्सोवा विलेज में मैं रहती थी, वहां से जब शुरुआत की थी, तो वो बहुत खूबसूरत था सफर। सो नैना, कितने ऑडिशंस दिए आपने जब पहला ब्रेक आपको मिला कामना में? उनके पहले कितने ऑडिशंस दिए वो बताइए। शायद 42, लाइक 40-50 ऑडिशंस। तालियां। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हो आप नैना, बिकॉज 40-50 ऑडिशंस देना क्या होता है वो शायद सबको नहीं पता है। मुंबई की लोकल ट्रेन के धक्के खा के आना, वो अंधेरी के आराम नगर स्टूडियोज लाइन में खड़े रहना, फिर पूरी जी जान लगा के जब हम ऑडिशंस देते हैं, एंड कभी कभी तो जैसे यू सेड इट वेरी राइट कि कास्टिंग डायरेक्टर कभी कभी तो जवाब भी नहीं देते कि क्यों आप सिलेक्ट नहीं हुए, या फिर बोलते कि मैम ये गलत है, ये ठीक नहीं है, रिच लुक नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू हैंडल रिजेक्शन एज एन एक्टर। सो रिजेक्शन ना गोकुल, आप एक्टर हो या आपकी नॉर्मल लाइफ में, आप एक्टर नहीं भी, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, बहुत टफ हो जाता है लोगों के लिए ये चीज हैंडल कर पाना। तो इस क्वेश्चन में ना हमने 3 चीजें डिस्कस की। एक तो आराम नगर। तो मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि अगर एक्टर बनने आ रहे हो तो भाई आराम नगर के चक्कर तो लगाने पड़ेंगे। अब बात करते हैं हम हमारे कास्टिंग डायरेक्टर्स की, जो आपने कहा कि वो कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। गोकुल, प्रॉब्लम ये है कि वो बताते नहीं है आपको। ये रिजेक्शन से भी बड़ा प्रॉब्लम है, विच इज होप, आशा। हम ऑडिशन देकर घर आते हैं, हमें लगता है कि हमने अपना बेस्ट किया है, अब तो हो जाएगा, एंड वहां कास्टिंग डायरेक्टर भी कहता है कि नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है। एवरी मॉर्निंग आप उठते हैं, आपको लगता है कि शायद आज फोन आएगा, आज तो मुझे वो काम मिल जाएगा। सोते हुए फिर वो थोड़ी ना आशा थोड़ी कम हो जाती है, वो होप कम हो जाती है। फिर आपको लगता है सो जाता हूँ। आप मानेंगे गोकुल, रात को 2 बजे 3 बजे भी मेरी नींद खुलती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी टेक्स्ट आया है ना, जैसे हम कैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे के टेक्स्ट का इंतजार करते हैं। जी, वेट करते तो हैं, हाँ, सो एज एन एक्टर उस चीज का वेट रहता है। आप सुबह उठते हैं, कोई भी मैसेज आता है, लगता है कि शायद कास्टिंग डायरेक्टर का मैसेज हो। सेकंड, रिजेक्शन की बात करें तो मुझे लगता है कि आपको मुंबई आने से पहले या मुंबई आने के बाद, या आप कुछ भी लाइफ में कर रहे हो, आपको अपना सेल्फ वर्थ पता होना बहुत जरूरी है। तो जब भी किसी ने मुझे कहा कि नहीं नहीं आप फिट नहीं है इस काम के लिए, या किसी ने कहा कि ये काम कीजिए, आपका सुंदर चेहरा है, आप वेट लॉस कर लीजिए, आप बहुत अच्छे आपको काम मिलेगा,
मुझे पता था और मुझे पता है कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ। एज अ आर्टिस्ट आपको पता राइट। होता है, राइट? तो जी। जब कोई काम नहीं मिलता तो मुझे लगता है कोई बात नहीं, इससे अच्छा शायद ये था नहीं मेरे लिए, या ये काम उस लायक नहीं है। एंड वन मोर थिंग, आपका कास्टिंग में क्यों नहीं होता है, उसके भी बहुत सारे पॉइंट हैं। या। क्योंकि हम ये एक्टर्स के लिए पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं तो मैं वो मेंशन करना चाहूंगी। कभी कभी ना एक्टर सोचता है, डिप्रेशन में क्यों आता है, उसे लगता है कि शायद मैं ही अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ, वो सेल्फ डाउट करने लगता है, शायद मैं उतना अच्छा नहीं दिखता, शायद मैं उतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ। ऐसा नहीं होता है। हो सकता है आप अच्छे दिखते हैं, आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन उस कैरेक्टर को राइटर ने जिसके लिए सोच कर लिखा है, हो सकता है कि वो राइटर या डायरेक्टर की इमेज है ना, वो आपसे नहीं मिल पा रही हो। तो जी। अगर आपका नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन, तो आप खुद में ये सोच लीजिए कि हो सकता है कि वो कैरेक्टर शायद नहीं हूं मैं वो कैरेक्टर जो उन्हें चाहिए है। डू यू बिलीव इन डेस्टिनी नैना? लाइक यस मैनी अ टाइम्स इट हैपेंस, चाहे एक्टिंग है या कोई भी प्रोफेशन है। यस। कभी कभी ना हम बहुत कुछ चीज़ें चाहते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, एंड जितना हम ज़्यादा चाहते हैं उतना वो हमसे दूर चली जाती है, वो नहीं मिलता है। जी एंड जब कुछ मिलता है तो लगता है कि मैंने जो चाहा था उससे भी बेटर मिला है मुझे। जी। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? हाँ, मतलब मुझे लगता है मेरी पूरी ज़िंदगी इसके बारे में है। सी हाँ, मैं डेस्टिनी में बिलीव करती हूँ, और यहाँ पर जहाँ हम रह रहे हैं या। जिस शहर में, इस इंडस्ट्री में तो होता ही होता है। हार्ड वर्क के साथ जी। आपकी डेस्टिनी में वो लिखा होना बहुत ज़रूरी है। एंड जो मैंने पहले जी। कहा कि शायद इससे अच्छा होगा, और राइट। हमें इस पॉइंट पर लगता है जब कुछ नहीं होता कि अरे क्यों, प्रॉब्लम कहाँ है, मुझ में है, चीज़ों में है। बट आपके लिए कुछ जी। और बहुत अच्छा प्लान किया गया है, ये भी एक पॉइंट है जो एक जी। आर्टिस्ट को, एक एक्टर को, एक इंसान को खुद से बोलना चाहिए कि जी। मेरे लिए कुछ और एग्जैक्टली। बहुत अच्छा प्लान किया गया है। Nana, after giving 40-50 auditions, you got your first break with यस। Sony Television. क्या था वो मोमेंट जब नैना ने पहली बार अपना नाम वो वैनिटी वैन पे देखा? हाँ। वो मुझे लगता है कि शायद एक एक्टर ही फील कर सकता है कि जी। जब आप अपने वैनिटी में जाते हो, आप दूर से देखते हो कि अच्छा ऐसे तो जब मैं मुंबई आई ना तो मैंने बहुत सारे वैनिटी वैन्स देखे, क्योंकि शूट काफी जी। यहाँ होता है और मैं मड आइलैंड में रहती हूँ, तो काफी मुझे दिखते थे शूट के लिए। तो एक जी। सपना जो ना हमेशा मन में आता था कि ऐसा एक दिन आएगा कि मेरा भी वैनिटी होगा, मेरा भी कैरेक्टर नेम उस पर लिखा होगा। और वो दिन जब आया, मैं बता नहीं सकती आपको गोकुल, मैं वर्सोवा बीच गई थी, मुझे आज भी याद है। और मैं ना वो गाना कंटिन्यूअसली गा रही थी कि बादल पे पाँव है या छूटा या। घाव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ही नाव है। हाँ, तो मतलब मुझे लगा अपनी नाव अब चल पड़ी है इस शहर में। What was your mom dad's reaction जब जब पहली बार उन्हें पता चला कि हाँ ना मेरी बेटी को एक ब्रेक मिल गया है, she's she's doing well, and as we all know that Mumbai is one of the most expensive city to live in the world. क्या था फीलिंग आपके मॉम डैड के लिए? सो मैं अपनी मम्मी से बहुत क्लोज हूँ, तो मैंने अपनी मदर को बताया जी। कि मुझे शो मिल गया है, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आ गई हूँ। मेरी मम्मी बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, किसी को बताना नहीं है। मतलब वो थोड़ा फनी था कि नहीं नहीं, किसी को नहीं बताना, क्या पता आएगा नहीं आएगा, नजर लग जाएगी नजर किसी लग की। जाएगी। तो उन्होंने मुझे उस दिन तक, जिस दिन टेलीकास्ट होने वाला था, मुझे कहीं नहीं बताने दिया, और इनफैक्ट मेरे फादर से भी नहीं शेयर करने दिया, पापा को भी नहीं पता था। तो एक रात पहले जी। जब हमारा टेलीकास्ट होने वाला था अगले दिन, तो फिर मैंने पापा को फोन लगाया कि पापा मुझे शो मिल गया है। तो बहुत खुशी, और मुझे लगता है मुझसे ज्यादा खुश वो लोग थे, क्योंकि उस सफर को मैंने जी। निकाला है, मैं उस सफर में जी हूँ, अच्छा बुरा, क्योंकि ये रास्ता मैंने जी। चूज किया था। बट उन्होंने अपने बिल्कुल। बच्चे के लिए रास्ता चूज नहीं किया था, पर उन्होंने दिल उस सफर को सेक्रीफाइस्ड। मुझसे ज्यादा इंग्लिश वाला सफर किया है।
जी राइट जी मेरे लिए वो हिंदी वाला सफर था। हम लाइफ में कुछ भी करते हैं, मतलब मैं मुंबई में थी, लेकिन जो आंसरेबल थे ना, आंसर देना, उत्तर देना, लोगों को बोलना कि नहीं नहीं जी काम आएगा उसका। लोग पूछते थे कि जी। क्या है आपकी लड़की तो हीरोइन बनने गई थी, 4 साल हो गए, क्या हो गया? तो मेरी मम्मी का क्या ऐसा हुआ? होता था कि नहीं नहीं आएगा आएगा, उन्हें नहीं पता है कब आएगा, लेकिन वो ना करेक्ट। उस चीज को कवर करती थी कि आएगा। नहीं नहीं आएगा, वो काम कर रही जी है। कभी कभी उन्होंने शायद घर पर भी झूठ बोला कि वो प्रिंट शूट कर रही है, वो जी। कुछ कर रही है। So we are discussing Indian films, television, Bollywood, and this is the never-ending debate: nepotism. What is your take on nepotism? सो यस नेपोटिज्म है। अगर सच कहूँ गोकुल, तो मुझे ना कभी कभी नेपोटिज्म के बारे में इतनी बातें होती हैं, पूरी तरह से ना मुझे गलत लगता है। मुझे गलत ये लगता है कि शायद डिजर्विंग लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, राइट। जी। एंड अगर मैं शायद सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि अगर मेरे फादर उतने Yeah, कैपेबल होते कि वो मेरी हेल्प कर पाते, तो वो क्यों exactly. नहीं करते, राइट। तो क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं करते? इनफैक्ट उन्होंने किया है। Yeah. वो अपनी हम श्योर हमारे हम सबके पेरेंट्स अगर जितना वो कर जी सकते थे उन्होंने हमारे लिए किया है। तो अगर कोई इतना फेमस जी। है या उस ओहदे पर है कि वो अपने बच्चों को हेल्प या कर सकता है, तो तो क्यों ना करें? क्यों ना करे। लेकिन जहां पर ये प्रॉब्लम थी कि अच्छे आर्टिस्ट को काम नहीं मिल पा रहा था उस वजह से, मेरे साथ भी काफी बार हुआ है कि कल कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है और सडनली आपको जी फोन आता है, आप बहुत एक्साइटेड हो कि फाइनली आपको बहुत अच्छा जी प्रोजेक्ट मिल गया। फोन आता है जी कि नहीं हो पा रहा है नैना, शायद प्रोड्यूसर की बेटी है या उसकी कजिन है या कोई भी है। बुरा लगता है। जी। पर गोकुल आफ्टर ओटीटी प्लेटफॉर्म, जब से ओटीटी आया या है इंडिया में, तब से हर कोई काम जी। कर रहा है, छोटा या बड़ा, वो उसके क्राफ्ट से बिल्कुल। मतलब है। लेकिन हर कोई काम कर रहा है। एंड हमारी जो ऑडियंस है ना, वो इतनी स्मार्ट हो गई है कि अगर अगर पेरेंट्स बच्चों की हेल्प भी करना चाहें और वो अच्छे एक्टर्स नहीं हैं, तो ऑडियंस उनको एक्सेप्ट नहीं करती। जी आज हम पंकज जी के दौर में चल रहे हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के दौर में चल रहे हैं, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, इरफान खान साहब, मनोज बाजपेयी जी। तो जी। या और कितने सारे स्टार्टअप्स हैं जो जिनको लॉन्च किया गया, जिन पे करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन ऑडियंस ने नहीं एक्सेप्ट किया उनको। अभी जो इंडियन ऑडियंस है ना, वो काफी मैच्योर हो रही है। लाइक वी आर मूविंग फ्रॉम द स्टारडम टू स्टोरीज, राइट? राइट। आज भी शाहरुख खान के बंगलो मन्नत के बाहर इतने सारे लोग आते हैं जस्ट होपिंग कि हाँ शाहरुख आएगा, ही विल वेव हिज हैंड्स, ही विल शो हिज एसआरके वाला पोज। तो एज अ मुंबईकर हमें लगता है कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। एंड शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में बोला था नैना कि आई एम लास्ट ऑफ द स्टार्स, राइट? And this statement itself says that now India is moving from stardom to stories. हम शाहरुख खान की बात करें, बच्चन जी की बात करें, तो वो वाली स्टारडम हमें फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेगी। तो हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि जो शाहरुख खान, सलमान खान, बच्चन साहब, तो खैर वो तो राजेश खन्ना साहब और बच्चन साहब का जमाना ही कुछ और था। लेकिन हाँ, शाहरुख खान के एब्सोल्युटली। बाद में देवानंद जी, तो जी शाहरुख खान ना स्टार बुलाए जाते हैं, दे आर स्टार्स, वो सितारे हैं। और सितारों तक पहुंचना जी आम जनता के लिए आसान नहीं होता था गोकुल। आफ्टर सोशल जी मीडिया मुझे पता है कि रणवीर आलिया ने कल रात को कहाँ डिनर किया, दीपिका कहाँ हनीमून पर राइट गई थी, राइट। मुझे पता है जी कि अभी नेक्स्ट कौन सा मूवी आने वाला है। मुझे पता है कि मेरे फेवरेट स्टार्स आकर शायद उस रोड पर मुझे दिख जाएंगे, डांस करते हुए, रील्स बनाते हुए, टिकटॉक बनाते हुए, चाहे वो अपनी प्रमोशन ही क्यों ना कर रहे हो, राइट। सो लोगों को लगने लगा है, ऑडियंस को लगने लगा है कि अरे यार ये तो हमारे जैसे ही तो है, इतना क्या है। एक्टिंग को ना एक प्रोफेशन की तरह देखने लगे हैं लोग। एक्टिंग को इस तरह से नहीं लेते हैं कि एक्टर है, सितारा है, स्टार है। तो यस। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ओटीटी आने के बाद
इनफैक्ट कोविड आने के बाद में हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बहुत वर्ल्ड सिनेमा देखा है। हमारी ऑडियंस जो जी है वो मोस्टली यूथ है, तो अब उनको समझ में आने लगा है कि ये भी इंसान है जी एंड इनकी लाइफ और हमारी लाइफ भी बहुत सिमिलर है, बस वो अपना काम कर रहे हैं एज एन एक्टर। दैट्स इट। Very well said. Wonderful, Nana. Let's talk about the dark side of film industry or being an actor. What is your take on casting couch या compromise? आपको क्या लगता है नैना कि क्या compromise जरूरी है एक एक्टर बनने के लिए? ओके, तो पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि कॉम्प्रोमाइज कास्टिंग काउच, क्योंकि वो कास्टिंग से रिलेटेड है तो हमें लगता है सिर्फ इंडस्ट्री में ही होता है, ऐसा नहीं है। ये जो कॉम्प्रोमाइज या फिर जो आपसे ऊपर है वो आपको दबाने की कोशिश कर रहा है या फिर आपसे कुछ मतलब निकलवाने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको ब्लैकमेल जी कर रहा है या बुली कर रहा है, ये गोकुल हर जगह होता है, राइट? चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब वाले हो, चाहे वो कॉर्पोरेट में हो। तो पहले तो मैं कहूंगी ये हर जगह एब्सोल्युटली है। और उसके जी अलावा अब हम आते हैं कास्टिंग काउच पर। कास्टिंग काउच है इंडस्ट्री में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कास्टिंग काउच करना पड़ेगा तब आपको काम मिलेगा। बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि मोस्टली छोटे शहरों में ये कहा जाता है। इनफैक्ट व्हेन आई वाज इन इंदौर, जी मुझे एक कोई कास्टिंग कोऑर्डिनेटर मिला और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं नहीं, आपको तो कास्टिंग काउच करना पड़ेगा अगर आपको एक्टर बनना है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये ऐसा नहीं है कि आपको एक्टर राइट बनने के लिए कास्टिंग काउच करने की जरूरत है। आपके हाथ में है, आपको छोटा रास्ता शॉर्टकट लेना है, 6 महीने 7 महीने 1 साल का फेम चाहिए है, या फिर आपको थोड़ा सा स्ट्रगल कर कर पूरी जिंदगी के लिए अपना नाम बनाना है। जी प्रॉब्लम यह है कि लोगों को सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए, फेम चाहिए, पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए, लेकिन वो कितना टाइम तक सस्टेन करेगा ये भी आपके हाथ में राइट होता है। एंड एक और बात, गोकुल इंडस्ट्री में कभी भी जबरदस्ती नहीं होती, मैं आपको बताती हूँ। जी ठीक है, जी मैं खुद जी एक फीमेल एक्टर हूँ, तो कोई आपको ओके फोर्स नहीं करेगा, कोई किसी को फोर्स नहीं करता है कि आपको ये वो करना आपकी पड़ेगा। चॉइस होती है मतलब एज एन हाँ, एक्टर ये वो एज एन आपकी ही एक्टर, चॉइस होती एज अ पर्सन ये आपकी चॉइस है। और अगर आप ये रास्ता इस है या दलदल में जाना चाह रहे हो, तो इससे ना फिर आप जी वापस नहीं आ पाओगे, पूरी जिंदगी भी लगा दी बिल्कुल तो। एब्सोल्युटली मीटू मोमेंट में काफी बड़े बड़े नाम बाहर आए हैं नैना क्या बदला है बॉलीवुड में आफ्टर आफ्टर मीटू मोमेंट आफ्टर मी टू मुझे लगता है कि ऑफर देने का तरीका बदला है। शायद अपने मैनेजर से फोन लगवाया जाता है अब। ओके 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 या तो देखिए, बदला कुछ नहीं है। मैं आपको एक चीज कहती हूँ गोकुल, जी जिसकी आदत है ना इस तरह से काम करने या की, वो हमेशा ऐसे ही काम करेगा, राइट? और जी जो अच्छा काम करना चाहते हैं वो इस तरह के ऑफर राइट देकर किसी भी आर्टिस्ट को कास्ट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उनका करोड़ों रुपए दांव पर लगा हुआ है, जो बिल्कुल जेन्युइनली अच्छा या काम करना चाहते हैं, राइट? तो आप बताइए ना कि सिर्फ कास्टिंग काउच कर कर कोई अगर आपको काम दे भी देता है और आप एक्टर अच्छे नहीं हो, आप जी कैसे काम करोगे? ऑडियंस तो स्मार्ट है, और दूसरी बात यह है कि जी आपको 6 महीने में नाम पैसा सब कुछ मिल गया, जो मैंने कहा कि बहुत लंबे टाइम तक नहीं टिकता है, और आपने अपने क्राफ्ट पे काम ही नहीं किया है, और तो कैसे जी आपको ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी, या फिर वो प्रोड्यूसर भी आपको वापस काम क्यों देगा? As a female actor, have you been through any such experiences, Nana? Would you like to share something on that? या मतलब काफी बार। अ, Mm-hmm. हाँ, काफी बार। तो मुझे आज भी याद है, एक काफी बड़े आर्टिस्ट हैं हमारी इंडस्ट्री के, तो मैं उनके जी साथ में एज एन एंकर होस्ट कर रही थी उनका शो, उनके साथ में मैंने एक इवेंट किया था। तो जी उसके बाद में वो अपने मैनेजर से मुझे कॉल करवाते हैं रात को 12 बजे और बोलते हैं कि देखिए, हम आपको फिल्म दिला देंगे, हम आपको लॉन्च कर देंगे, और पर आपको हमारे साथ में कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी, और जब आप नए होते हो, और उस टाइम पर मैं 21 साल की थी,
तो जब आप टीन एज में होते हैं आपको लगता है कंडीशन मतलब सर मैं कम पैसों में काम कर दूंगी, सर मैं एक्स्ट्रा टाइम काम कर दूंगी, सर मेरे को 5,000 पर डे भी चलेगा। राइट, तो जी। मतलब फिर वही वही इंसान मुझे बोलता है कि अरे नहीं 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 नहीं, मतलब आपको ना हमारे साथ रहना पड़ेगा जब शूट चल रहा होगा। तो मैंने उस टाइम पर उन्हें काफी कुछ बातें सुनाकर फोन कट कर दिया, लेकिन गोकुल वो चीज मेरे मन पर और मेरे दिमाग पर बहुत सालों तक रही कि वो 21 जी। साल की लड़की जो कि सपने देख रही है, उसको सब कह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, फिर उसके सामने ना ऐसी चीज होती है, उसका एक्चुअली रियल जी। गलत चीज से उसका एनकाउंटर होता है। So what would be your advice to aspiring actors, Nana? कि how to tackle with such situations? And हमें पता है कि चाहे वो फीमेल है, मेल है, सबके साथ ये होता है। You said it very rightly and I completely relate to it कि ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है या सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, ये हर जगह पे है। तो ये जो कॉम्प्रोमाइज या कास्टिंग काउच ना बहुत बाद में ये शब्द यूज होता है गोकुल। अगर अगर किसी के दिमाग में इस तरह के थॉट्स हैं तो वो Yeah. आप उससे पर्सनली मिल रहे हैं तो ना मुझे लगता है कि आपको पहले से धीरे धीरे समझ में आने लगता है। अगर आपको रेड फ्लैग्स मिल रहे जी। हैं, रेड सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो आपको उस रास्ते पे क्या नहीं होते हैं ये, कैसे मिलते हैं, कैसे मिलती है रेड फ्लैग्स? रेड फ्लैग्स मुझे लगता Let's है talk कि about that. लड़कियों को बहुत अच्छे से समझ में आता है। हमको ना एक ऊपर वाले ने सेंस दिया है कि हम इंसान समझ जाते बिल्कुल। हैं, राइट। Absolutely. हाँ, तो ये चीज होती है। और लड़की अगर है तो उसे समझ में आता है। आप कहीं भी मिलने जा रहे हो तो आप, मैं तो यही हमेशा से करती आई हूँ और लाइफ लॉन्ग यही करूंगी कि आप पब्लिक प्लेस पर मिलो, हो सके तो आप उनके ऑफिस में जाकर मिलो, हो सके तो आप किसी ओपन कैफे में मिल लो या आप कभी किसी रेस्टोरेंट में मिल लो। अवॉइड करो कि आप ड्रिंक ना कर रहे हो साथ में, मतलब आप अवॉइड कर जी। सकते हैं। एंड आई जी। थिंक कि आप वही सेल्फ वर्थ मैंने आपको पहले कहा था, तो मैं तो बहुत मानती हूँ कि एक लाइन ड्रॉ करना आपके हाथ में होता है। मैं आपको वही कह रही हूँ कि अच्छे या बुरे लोग हर जगह होते हैं। इंडस्ट्री जी। में जी। अगर कास्टिंग काउच है तो इंडस्ट्री में एक्चुअली ऐसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोरियोग्राफर्स हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो जेन्युइनली आपके साथ काम करना चाहते हैं, जो जेन्युइनली चाहते बिल्कुल। हैं कि शायद जो उन्होंने फेस किया वो आपको ना करना पड़े। लेट मी आस्क यू नैना, चाहे वो मूवीज हो या ओटीटी पे कोई शो है, एज एन एक्टर आपको क्या लगता है कि इज इट नेसेसरी टू हैव इंटीमेट सीन्स या स्टोरी लाइन इज टेकिंग द फॉरफ्रंट? मुझे ऐसा लगता है गोकुल, ओटीटी की अगर मैं बात करूं, बीच में ना एक जी। टाइम आया था जब ओटीटी स्टार्ट हुआ था, या। इंटीमेट सीन्स होंगे और गालियां होंगी, जी। हमको लगता है ये चल रहा है, चलो या। चलो यही बनाते। तो उस वजह से हर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, हर वेब सीरीज में इंटीमेट सीन्स डाले जाते थे, शायद यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए गालियां डाली जाती थी, या। शायद उस एज ग्रुप को जी। अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का एज ग्रुप जो है वो ओटीटी नहीं देख रहा है आज भी, या जी। अपने पेरेंट्स अभी भी जी। टेलीविजन पर है। हम या आप या एब्सोल्युटली। हमसे जो आने वाली जनरेशन है तो वो ओटीटी देख रहा है। जेंजीज बेसिकली, वी टॉकिंग जेनजीज, अबाउट जेंजीज। टीनेजर्स टीनेज में ना ये सब बड़ा अट्रैक्ट करता है। उसके अलावा अगर मैं मूवी की बात करूं तो मूवी में मुझे नहीं लगता है, मूवी में मुझे काफी बार ऐसा लगता है कि इंटीमेट सीन्स डाले नहीं जाते हैं। कभी कभी वो स्टोरी की डिमांड होती है, स्टोरीज, क्योंकि इट्स डिमांड ऑफ स्टोरीज। हाँ, स्टोरी डिमांड होती है, क्योंकि देखिए अभी एज एन एक्टर आप किसी का कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हो, उसकी लाइफ में हर एक चीज को आप दिखा रहे हो, तो आपको उसकी पर्सनल लाइफ भी दिखानी पड़ेगी, राइट। तो जी। कई बार स्टोरी की डिमांड होती है, लेकिन या। ओटीटी अब बहुत बदल रहा है। ओटीटी में अब बहुत अच्छे शोज आ रहे हैं जिसमें इंटीमेट सीन्स के अलावा, किसिंग सीन्स के अलावा, बोल्ड सीन्स के अलावा भी बहुत अच्छा कंटेंट बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। जैसे मैं एक जी। वेब सीरीज बोलना चाहूंगी, असुर। असुर या। इतनी, अगर आपने देखी है गोकुल, असुर मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा। कुछ ऐसा भी बन सकता है, कुछ डिफरेंट। डू यू थिंक नैना देयर इज अ जेंडर पे पैरिटी? आजकल हम काफी बात करते हैं
male actors are being paid more as compared to female actors? पहले क्या होता था ना गोकुल के पहले वो एक ग्लैमर पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टर फीमेल एक्टर को लिया जाता था। ठीक है, आप उनसे आइटम नंबर करवा लेंगे, आप उनसे हीरो के आसपास थोड़ा सा थोड़े बहुत डायलॉग होते थे और मेन हमारा फोकस हीरो पर रहता था। सेम ऑपोजिट है टेलीविजन इंडस्ट्री में। टेलीविजन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फीमेल एक्टर होती है, क्योंकि वो हीरो है, वो प्रोजेक्ट की हीरो है, उसको उसके इर्द गिर्द पूरा परिवार है। ठीक है, तो ये चीज मुझे लगता है टेलीविजन में नहीं है, लेकिन यस बॉलीवुड में है। धीरे धीरे जैसे कि प्रियंका चोपड़ा हुई, दीपिका हुई, धीरे धीरे आलिया भट्ट हुई, इनके आने के बाद काफी सारी चीजें बदल रही हैं और अब हमारी ऑडियंस भी फीमेल एक्टर्स को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, हमारी ऑडियंस ने भी। So Nana, I remember like let's say कि like 5 years back जब कोई एक्टर बनने आता था मुंबई, सबसे पहली चीज जो उनसे मांगी जाती थी कि आपका फोटोशूट करवाइए, आपका पोर्टफोलियो बनवाइए। सोशल मीडिया के आने के बाद नैना क्या बदला है एज एन एक्टर? आपको क्या लगता है कि आज भी वो फोटोशूट करनी जरूरी है एक एस्पायरिंग एक्टर के लिए, या हिज सोशल मीडिया प्रेजेंस कैन स्पीक फॉर इट? व्हाट डू यू थिंक? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है गोकुल ये, क्योंकि सोशल मीडिया हम सभी की लाइफ में ना बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है, राइट? सो बहुत कुछ बदला है सोशल मीडिया के बाद में, काफी अच्छे चेंजेस आए हैं और कुछ कुछ बुरे चेंजेस भी आए हैं। सो पहले हम बात करते हैं पोर्टफोलियो की। तो ये टाइम जब मैं मुंबई आई थी तब भी खत्म हो गया था। 2019 में भी पोर्टफोलियो की जरूरत नहीं होती थी। तो बहुत सारे मिथ है, आप एज एस्पायरिंग एक्टर मुंबई आएंगे, आपको कहा जाएगा कि 40, 45,000, 50,000, 25,000 के पोर्टफोलियोज बनवा लीजिए। तो मैं आप सभी को, हमारी ऑडियंस को ये बताना चाहूंगी कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। कास्टिंग डिपार्टमेंट काम कैसे करता है, तो उनको आपके कुछ अलग अलग आउटफिट्स में फोटोग्राफ्स चाहिए होते हैं, जो आपके फोन के फोटोग्राफ होते हैं, राइट? तो आप अपने, हम सभी के पास एक अच्छा फोन है, स्मार्टफोन हम सभी यूज करते हैं। तो अपने फोन से आपको कुछ 3 तरह से फोटो क्लिक करने होते हैं। सो मिड, वाइड एंगल, मिड एंगल एंड क्लोज। बस आप अपने फोटोज को ज्यादा एडिट मत करिए, नेचुरल लाइट में रखिए और आप कास्टिंग डायरेक्टर को अपनी प्रोफाइल के साथ शेयर कीजिए। तो ये बहुत अच्छा पार्ट है सोशल मीडिया का। एंड जब हमारे प्रोफाइल पे कुछ फोटोज होते हैं, हम प्रोफाइल लिंक्स शेयर करते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ में, तो काफी बार हमको फोटोज भेजने की भी जरूरत नहीं होती है। हम अपने ऑडिशंस अपलोड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, राइट? सो उसके थ्रू भी आपको कास्टिंग डायरेक्टर्स अप्रोच कर सकते हैं। आई थिंक इट्स वेरी वेल सेड नैना। काफी लोग मुंबई में आते हैं एक्टर बनने के लिए एंड दे जस्ट गो ऑल इन थिंकिंग कि हाँ एक दिन मैं बहुत ही बड़ा एक्टर बनूंगा। जैसे कि हमने बात की कि आपको पहला ब्रेक मिला सोनी टेलीविजन के साथ, यू हैड टू गो थ्रू सो मेनी रिजेक्शंस एंड 40 to 50 ऑडिशंस आपने दिए थे। सो मुंबई जैसे शहर में जो नए एक्टर्स आते हैं, व्हाट्स योर एडवाइस फॉर देम? हाउ डू यू सस्टेन? जी गोकुल जी, ये तो मैंने भी फेस किया है जब मैं मुंबई आई थी। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें पता होता है हमें एक्टर बनना है, हमें 2-3-4 साल लग सकते हैं, लेकिन सरवाइव कैसे करें मुंबई में, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो पहले तो मैंने यही कहूंगी, जो मैंने पहले भी आपको कहा, कि अगर एक्टर यहाँ पर आ रहा है तो थोड़ा उनको अपने होमवर्क कर आने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जैसे कि कॉन्टैक्ट्स के साथ में थोड़ा फाइनेंशियली, चाहे वो पहले नौकरी कर सकते हैं, थोड़ा पैसा सेव कर सकते हैं और उसके बाद मुंबई आ सकते हैं। तो गोकुल, सवाल आता है कि कब तक वो पैसा चलेगा, सेविंग्स कब तक चलेंगी, यहाँ तो पता नहीं है कि काम कब मिलेगा, राइट? तो काफी लोग हैं जो कास्टिंग एज अ कास्टिंग असिस्टेंट ज्वाइन करते हैं। काफी सारे लोग हैं जो कि एज अ एडी, एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन करते हैं। तो मैं कहूंगी कि आप किसी भी जॉब को करें। आप, अगर आप फीमेल हैं और आपको फैशन का नॉलेज है, आप असिस्टेंट स्टाइलिस्ट बन सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आपके दिमाग में ये बात हो कि आप एक्टर बनने आए हैं। होता क्या है ना कि ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलने लगता है, कहते हैं कि पैसों की आदत जब आपको लगने लगती है तो आप बहुत कंफर्ट जोन में आ जाते हैं,
और बिल्कुल। कंफर्ट जोन के साथ में आप अपना सपना तो पूरा नहीं कर सकते हैं गोकुल। Yeah, कि राइट, तो मैं अच्छी जगह रह रहा very हूँ, true. मुझे कास्टिंग करके 50,000 या 20,000 रुपए महीना मिल रहा है। सो अभी आप वही लोग सालों वही करते रहते हैं, 2 साल, 5 साल, 10 साल, एंड इस शहर में टाइम निकलते हुए बिल्कुल पता नहीं चलता। सो या और या आप शायद मुझसे बिल्कुल अग्री करेंगे कि Absolutely. लगता है कि अभी तो Yeah, आए। exactly. राइट, सो या आप थोड़ा होमवर्क कर कर आइए। सो प्रॉब्लम कहाँ से होती है ना कि नॉलेज नहीं है इस इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, जी, नहीं पता है कि कैसे कास्टिंग डायरेक्टर्स काम करते हैं, कौन होते हैं कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स। सो मैं ये नहीं कहूंगी कि जब आप एक सक्सेसफुल एक्टर होते हैं उसके बाद आप भी को प्रोड्यूसर बनते हैं, आप प्रोड्यूसर बनते हैं, आप खुद पे इन्वेस्ट करते हैं, विच इज फैक्ट। ठीक है, जो कि सही तरीका है इंडस्ट्री में काम करने का, जो काफी लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नए नए मुंबई आ रहे हैं और आपको कोई कहता है, आपके पास कोई वर्क प्रोफाइल नहीं है और आपको कोई कहता है कि आप मुझे 2 लाख रुपए दीजिए और मैं आपको काम दिला दूंगा, तो पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि वो कास्टिंग डायरेक्टर 2 लाख रुपए उस इंसान को काम कैसे दिला सकता है जिसके पास कोई वर्क प्रोफाइल ही नहीं है। absolutely. राइट, राइट, सो या ऐसे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। मेरे साथ भी स्टार्टिंग में फेसबुक के थ्रू एक फ्रॉड होने वाला था। तो हमारे काफी टीवी इंडस्ट्री की काफी बड़ी प्रोड्यूसर हैं। तो जी, उनके नाम लेकर मुझे मैसेज आता है कि हाय, इनका शो आ रहा है और आप 50,000 रुपीज आप मुझे डाल दीजिए और ट्रांसफर कर दीजिए, एंड मैं आपको एज अ सेकेंड लीड उसमें काम करवाऊंगा। और मुझे भी नहीं पता था कि कास्टिंग कोऑर्डिनेटर, कास्टिंग डायरेक्टर क्या होते हैं। तो गोकुल, मैंने बहुत यूट्यूब पे सर्च किया, इस तरह के कोई वीडियोस ही नहीं है कि कैसे जी, काम करते हैं, किस तरह से absolutely. प्रोफाइल्स होती जी, है। सो कास्टिंग जी, डायरेक्टर जो होता है ना, कास्टिंग डायरेक्टर होता है एक प्रोडक्शन में काम करने वाला, एक प्रोफाइल होती है। ठीक है, सो सपोज फॉर एन एग्जांपल बालाजी है, तो बालाजी का एक कास्टिंग डायरेक्टर होगा और उसके जी, असिस्टेंट्स होंगे। उनको पे करता है प्रोडक्शन हाउस, राइट। जी, अब होते हैं कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स, मोस्टली ये लोग एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं, इनके पास में डेटा होता है। अगर कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं फुलफिल कर पा रहा है उस जरूरत को, जो प्रोडक्शन को है, उस आर्टिस्ट को नहीं कास्ट कर पा रहा है, तो वो कास्टिंग कोऑर्डिनेटर के पास जाता है। ठीक है, yeah, अगर कास्टिंग कोऑर्डिनेटर आपको कास्ट करवा रहा है, सो वो आपसे कहेगा कि भाई आप काम कर लो, आपका जब चेक आएगा तो आपका 20-25% कमीशन मेरा रहेगा उसमें से। जी, ये तो है सही तरीके से काम करना। ठीक है, yeah, तो अगर आप नए नए आ रहे हैं, आपको कोई कहता है कि 5,000, 10,000, और फ्रॉड गोकुल 500 रुपए से भी शुरू होते हैं कि आप मुझे बिल्कुल, 500 रुपए दे दो और मैं आपको ना ऐसे अपडेट देता रहूंगा। एंड आप मानेंगे नहीं, ऐसे करके मैंने भी 3-4 हजार रुपए मुंबई में लोगों को दिए थे oh, कि oh, आपको वो नहीं पता होता है ना कि कहाँ से अपडेट मिल पाए कि कास्टिंग हो रही है, नहीं हो रही है, कहाँ हो जी, रही है कास्टिंग। सो जी, तो आपसे 500 रुपए लिए जाते हैं, कहा जाता है कि आपको हम एक ग्रुप में ऐड करेंगे और उसमें कास्टिंग अपडेट्स आएंगे। सो जी, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई आपको कास्ट नहीं करवा सकता। आपको खुद ही जाना पड़ेगा, आपको प्रोडक्शन हाउसेस जाना पड़ेगा, आपको उनसे बात करना पड़ेगा। एंड एक बार जब सभी के पास आपकी प्रोफाइल पहुंच गई, सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास, सारे कोऑर्डिनेटर्स के पास, फिर वो आपको आपकी एज ग्रुप के हिसाब से, आपके लुक के हिसाब से आपको अप्रोच करते हैं कि बिल्कुल, हमको इस एज ग्रुप का मेल आर्टिस्ट या फीमेल आर्टिस्ट चाहिए है, अब आप अपना प्रोफाइल भेजिए। राइट, तो yeah, इस तरह से ये काम होता है। लेकिन अगर आप नए नए आए हैं और आपको कोई कहता है कि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख दीजिए, बिल्कुल काम नहीं मिलेगा। वो पैसा लेकर आपका चला जाएगा और आप उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। वेरी ट्रू नैना, वेरी ट्रू। एंड आपने बहुत अच्छी बात बोली नैना कि यूट्यूब पे ऐसी बातें करने वाले वीडियो है ही नहीं। मतलब इफ समबडी who's aspiring actors who want to know like how to approach casting director, कैसे ये पूरा जो मैकेनिज्म है फिल्म इंडस्ट्री का वो कैसे काम करता है, ऐसे वीडियो काफी कम है यूट्यूब पे। एंड आई एम सो ग्लैड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस नैना इन टुडेज एपिसोड। So many aspiring actors are going to watch our episode नैना, कुछ ऑडिशन टिप्स देना चाहेंगे आप?
यस, मैं बिल्कुल ऑडिशन टिप्स देने से पहले गोकुल में एक पॉइंट को मेंशन करना चाहूंगी। तो होता क्या है ना, हमें लगता है एक्टर बनना तो है, लेकिन हमें पढ़ाई नहीं करनी है एक्टिंग की, और उसके बिना जी आप ऑडिशन नहीं दे सकते। राइट। तो ये एक बहुत जरूरी बात है, आपको डॉक्टरी करनी है, आपको इंजीनियरिंग करनी है पड़ती है एक इंजीनियर बनने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए। हमें लगता है चार लोगों ने कह दिया कि अरे यार तू तो भाई शाहरुख खान बन सकता है, हम आ गए मुंबई कि आ अब तो गए शाहरुख खान बनना है। पर कट वाली शाहरुख टिकट। खान ने भी पढ़ाई, कट वाली टिकट, हम पहुंच गए हैं। पर जब आप ऑडिशन के लिए जाते हो, आपको नहीं पता है कि कैमरे को कैसे फेस करना है, आपको डर लगता है। कोई कितना भी अपनी फैमिली के सामने परफॉर्म करता हो गोकुल, जब आप कैमरे के सामने आते हैं, आपको नहीं समझ में आता कि किस तरह से मैं किसी और का कैरेक्टर कैसे प्ले कर दूं। राइट। तो अगर कोई आ रहा है मुंबई, मैं उनसे यही कहूंगी, पहले तो एटलीस्ट 6 मंथ्स आप पढ़ाई करिए। पढ़ाई कैसे करनी है, आप थिएटर जा सकते हैं, बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं, आप वो कर सकते हैं। जो एक्टिंग स्कूल्स होते हैं उनका काफी ज्यादा फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई होता है, जो हर कोई जी अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब दे आर नॉट वेरी अफोर्डेबल। लेकिन या मुंबई में थिएटर्स हैं जो कि शायद 1500 और 2000 रुपीज पर मंथ चार्ज करते हैं। वो आपको या एक्टिंग सिखाते हैं, आपको मेथड सिखाते हैं। तो एक्टिंग में बहुत अलग अलग मेथड्स होती हैं, काफी सारी बुक्स होती हैं। बच्चन साहब का एक इंटरव्यू था गोकुल, जो उन्होंने कहा था कि मैं आज भी पढ़ता हूँ, मैं आज भी सीखता हूँ, मैं आज भी अभिनय को समझने की कोशिश करता हूँ। तो आप सोचिए कि जब इतने दिग्गज, हम मतलब इतने बड़े कलाकार आज भी सीख रहे हैं, और हमें लगता है कि हम बिना सीखे आएंगे और हम यहाँ पर आके बूम कर देंगे, हमें काम मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अब बात या है ऑडिशन की। आपने थिएटर से सीख लिया, अभी ऑडिशन कैसे देना है। सबसे पहले स्टार्टिंग हम करते हैं कि जब हम पोर्टफोलियो या प्रोफाइल को भेजते हैं कास्टिंग डायरेक्टर को, उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। आपके एज ग्रुप के हिसाब से आप किस किस कैरेक्टर में फिट हो सकते हैं, या आप उस तरह की एक लिस्ट बनाइए। आप उस तरह से फोटोशूट अगर हो सकता है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, जैसे कि फॉर फीमेल एक्टर मैं बताती हूँ कि मैंने साड़ी में एक शूट करवाया, मैंने सूट में करवाया, एक मैंने वेस्टर्न आउटफिट में करवाया। राइट। इस तरह के फोटोज आप कास्टिंग डायरेक्टर को विद गुड लाइटिंग शेयर करेंगे। वो आपको बताएंगे कि अगर आप उस लुक पर जा रहे हैं, वो आपको ऑडिशन स्क्रिप्ट भेजते हैं। अब क्या होता है कि एक जो राइटर है उसने आपको टेक्स्ट दे दिया, उन्होंने या टेक्स्ट लिखकर दे दिया, उसका सब टेक्स्ट आपको निकालना है, आपको समझना है और आपको उसे एक्ट करना है। तो जब आप घर से सेल्फ टेस्ट दे रहे हैं, तब पहला आपको प्लेन बैकग्राउंड चाहिए, उस पर कोई भी पेंटिंग ना हो, उस पर किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। सेकंड, ऑडिशन एकदम नेचुरल लाइट में बनना चाहिए। थर्ड, आपको स्क्रिप्ट को 4 से 5 बार पहले पढ़ना चाहिए। आपको हर लाइन का मीनिंग, हर लाइन का इमोशन समझना चाहिए। ठीक है। या जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ गोकुल, मेरी हर लाइन में ना एक अलग वेरिएशन और एक अलग इमोशन है। कभी मैं खुश होती हूँ, कभी दुखी होती हूँ, कभी मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ, कभी मैं थोड़ी सैड हो जाती हूँ। तो जी इस तरह से हम स्क्रिप्ट को ऑडिशन देते हैं। और और हर बार ये हिम्मत लेके जाइए कि आज मेरी लाइफ का फर्स्ट एंड लास्ट ऑडिशन है। अगर ये नहीं हुआ ना अच्छा, तो मैं कभी लाइफ में एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा। एब्सोल्युटली मैं यही सोचती हूँ हमेशा कि ये मेरी लाइफ का लास्ट ऑडिशन है, होगा नहीं होगा वो देखा जाएगा, बट मुझे अपना बेस्ट करना है। सो नैना, एक एक बात आपने बहुत ही अच्छी बोली। यू सेड दैट as an aspiring actor, first thing that you need to learn is how to face a camera. So how to be a camera confident. And ये जो आपकी tips है, it's going to be really helpful for the aspiring content creators, क्योंकि आज सबके साथ ये स्मार्टफोन है, everybody wants to become a YouTuber, a content creator. जी, बिल्कुल। गोकुल, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि सेट पर एक्टिंग करने से भी ज्यादा मुश्किल होता है ऑडिशन देना। ठीक है, क्यों जी होता है? क्योंकि या आपको सपोर्ट करने के लिए आपके को आर्टिस्ट होते हैं, आपको क्लू देने के लिए होते हैं। बट अगर आपको जी कंटेंट क्रिएटर बनना है या फिर आपको ऑडिशन देना है, आपके पास कोई नहीं है, आपको अपना बॉडी लैंग्वेज समझ नहीं आता है कि मैं बोल रही हूँ, लेकिन मेरे ये हाथों का क्या करूं, इसको यहाँ रख लूं, इसको यहाँ रख लूं, इसको यहाँ रख लूं। राइट। ये होता है कि या मतलब थोड़ा क्या हो रहा होगा, मेरे हाथ कैसे लग रहे होंगे, मेरा फेस।
तो ये ना अ, हमारे यहाँ कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास से, तो Yeah. करते करते प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गोकुल। आप शीशे के सामने, आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एक Mm-hmm. स्क्रिप्ट लीजिए, चाहे आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, चाहे आप एक्टर हो, आप एक स्क्रिप्ट लीजिए, उसे पढ़िए, जोर जोर से पढ़िए। आप उसे शीशे के सामने उसे रिहर्स कीजिए। और मैंने एक्टर्स के लिए, या फिर मैं कहती हूँ आपको लाइफ में इस इंडस्ट्री से रिलेटेड या आपको कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड कुछ करना है, थिएटर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। एक बार गोकुल आपने लाइफ में स्टेज प्रोग्राम कर लिया ना, आप लाइफ में कभी कैमरे से शर्माएंगे नहीं। अगर Absolutely. आपने आपने वो हजारों की भीड़ में या सैकड़ों की भीड़ में खुद को स्टेज पे कंट्रोल कर लिया ना, आप फिर शर्माएंगे नहीं। तो फर्स्ट इज प्रैक्टिस। आपके पास फोन है, अभी तो बहुत अच्छी चीज है कि हमारे पास फोन है, पहले लोगों के पास नहीं होते थे, तो कितना उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता होगा। अभी हमारे पास फोन है, हमारे पास कैमरा है, जी. कंटेंट बनाइए। आप घर पर बनाइए, आपको पोस्ट नहीं करना, आप मत करिए। आप स्क्रिप्ट को अपना फ्रंट कैमरा ऑन करके बनाइए। राइट, आप समझिए कि अच्छा तो ये ऐसा लग रहा है, ये इतना बुरा लग रहा है। एंड एक्टर्स के लिए मैं कहूंगी ट्राई टू बी नेचुरल, बिल्कुल जैसे अभी आप और मैं रॉ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, जैसे वो अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, जैसे वो अपनी किसी फैमिली से बात कर रहे हैं। तो करते करते ना ये कैमरा आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। I think, Nana, you have given some amazing tips for aspiring actors. I would like to ask you something. You said कि अभी तक आपको आपका ड्रीम ब्रेक नहीं मिला है। हो सकता है कि कोई फिल्म मेकर्स, कोई कास्टिंग डायरेक्टर्स आज हमारा ये पॉडकास्ट सुन रहा हो। कैसे रोल नैना को पसंद है वो बताइए। नैना का ड्रीम रोल क्या है? बिल्कुल, ये सवाल ना इसका आंसर आपके पास में नहीं होता है, क्योंकि आपको लगता जी. है कि क्या क्या नहीं करना है मुझे। मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। कभी मुझे शायद बेगम जान बनना होता है, तो कभी मुझे कहानी की तरह कोई स्टोरी पे काम करना होता है। तो लेकिन मैं ये चाहती हूँ, मैं आज से 5 साल बाद एज एन एक्टर खुद को जो देख रही हूँ, मैं चाहूंगी कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स प्ले करूं, मैं अपने क्राफ्ट को ऑडियंस के सामने दिखा पाऊं, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो ओटीटी हो, चाहे वो फिल्म हो। मतलब कि ऑडियंस को लगे कि नहीं, ये कुछ था जो हमने आज देखा। So, Nana, last but not the least, like throughout your career as an actor, what is the best advice you have ever got? सबसे जरूरी एडवाइस जो है मुझे मुंबई के लिए मेरे दादा ने दी थी। वो खुद एक इस इंडस्ट्री से है, वो डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुंबई जब आते हो ना, तो मुंबई समुद्र की तरह है। मुंबई ना आपको कचरे की तरह पहले बाहर फेंकेगा, लेकिन जो मोती होते हैं ना, वो मोती आपको समुद्र की गहराइयों में मिलते हैं गोकुल। तो अगर Very true. आप मुंबई आए हो, अगर आपको मुंबई के स्ट्रगल मिल रहा है, आपको लग रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा, क्या क्या होगा जब आपको वो आपका ड्रीम ब्रेक मिल जाएगा, कैसा आप फील करोगे, कैसा आपकी फैमिली फील करेगी, तो वो ना कभी आंखें बंद कर सोचना। तो आई एम श्योर आप कभी गिव अप नहीं करोगे अपनी लाइफ में। So, हम मुंबई की बात कर रहे हैं नैना, एंड एक टाइम था जब मुंबई में मैं खुद बड़ा मायूस हो गया था। एंड और तब एक बहुत ही बड़ी बात मुझे किसी ने बोली थी कि इरादे जिसके बुलंद हो, कामयाबी जिसे पसंद हो, मुंबई उसे कभी नाराज नहीं करती। So, राइट। So it was a wonderful conversation with you, Nana. Thank you so much for Thank you. sharing some amazing nuggets of tips. And काफी सारे लोग मिसगाइड करने के लिए बैठे हुए हैं मुंबई में। जब कोई नया बंदा आता है मुंबई में एक्टर बनने के लिए, तो आई होप आज का हमारा ये पॉडकास्ट इस सारे लोगों के लिए एक गाइड बन सके। थैंक यू सो मच गोकुल। एंड आई एम श्योर हम इस पॉडकास्ट से काफी सारे एस्पायरिंग एक्टर्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। और Yeah. मैं बहुत खुश हूँ हमने उन टॉपिक्स पर बात किया जिस मैटर में लोग बात नहीं करना चाहते हैं, या जो टॉपिक्स मैं स्टार्टिंग में यूट्यूब पे सर्च करती थी। Right.
Absolutely. Wonderful. And we hope this podcast help every single inspiring actors who want to come to Mumbai with a dream, and maybe our today's episode can help them in some way. Thank you, Naina. Dosto, this was an Indian actor, Naina Birthare, for you on the Social Superfly show. I hope you enjoyed today's episode and काफी सारे ऐसे टिप्स मिले आपको अगर आप मुंबई आके एक एक्टर बनना चाहते हो। दोस्तों, ऐसे ही कुछ अमेजिंग गेस्ट हम लाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ऑन द सोशल सुपरफ्लाई शो। सो जल्दी से हमारे चैनल सोशल सुपरफ्लाई को सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली फ्री। एक एक्टर के तौर पे नैना की जर्नी के बारे में आपको क्या लगता है, बताइए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। And until I see you again with some amazing guests just like this, please take very good care of yourself. This is your friend Social Superfly signing off for a day. आज हम पंकज जी के दौर में चल रहे हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के दौर में चल रहे हैं, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, इरफान खान साहब, मनोज बाजपेयी जी, तो और कितने सारे स्टार किड्स हैं जिनको लॉन्च किया गया, जिन पे करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन ऑडियंस ने नहीं एक्सेप्ट किया उनको।